हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो टॉपिक आपके लिए यहां पर लेकर आई हूं वो आपके जीएस पेपर 2 से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं आज की खबर पर। दरअसल आज 9 जनवरी है और आज देश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का उद्घाटन किया। और ये इस कन्वेंशन का कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था इस कन्वेंशन का। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे अभी जो दौर रहा हम सबके लिए बहुत चुनौती भरा रहा, तो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जो दुनिया भर में भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने न सिर्फ साथ दिया बल्कि जो भारत की विश्वसनीयता है उसको बनाने में भी इनका बहुत अहम रोल है। और साथ ही उन्होंने जो युवा हैं, जो प्रवासी युवा हैं, जो भारत से बाहर रहने वाले युवा हैं, उनको भी संबोधित करते हुए कहा कि ज़रूरत है कि तकनीक के ज़रिए वो भारत की संस्कृति और गौरव को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। और जो ये सत्र था, ये 16वां जो कन्वेंशन था, इसका समापन सत्र वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस है क्या और क्यों मनाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। दरअसल 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे और इसी उपलक्ष्य में जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और इसी खास मौके पर ये प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का भी आयोजन किया जाता है। और 2003 से लेकर 2015 तक ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद से ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाने लगा। और प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन यानी पीबीडी कन्वेंशन की बात करें तो ये 9 जनवरी से कुछ दिन पहले या 9 जनवरी के कुछ दिन बाद तक मनाया जाता है। जैसे कि पिछले 2 साल पहले 2019 में 21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। और इस दिवस को मनाने का जो ख़ास मकसद है दरअसल वो ये है कि जो भारतीय डायस्पोरा है यानी ओवरसीज़ इंडियन डायस्पोरा जो है उसका भारत के विकास में न सिर्फ योगदान को पहचाना जा सके बल्कि उसके महत्व को भी समझा जा सके। इस मकसद से ये दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 16वें पीबीडी कन्वेंशन की यानी 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की। तो इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान यानी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और इसमें इसके संबोधन सत्र के बाद इसमें 2 सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें जो प्रसिद्ध भारतीय डायस्पोरा एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच 2 मुद्दों पर चर्चा की गई। वो कौन से 2 मुद्दे थे? पहला था रोल ऑफ डायस्पोरा इन आत्मनिर्भर भारत और दूसरा था फेसिंग पोस्ट कोविड चैलेंजेस सिनेरियो इन हेल्थ, सोशल, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इन 2 मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस कन्वेंशन में एक मुख्य अतिथि होता है और वो मुख्य अतिथि इस बार जो थे वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। दरअसल इसमें जो मुख्य अतिथि होता है वो एक ऐसे भारतीय प्रवासी को बनाया जाता है जो विदेशों में किसी बड़े पद पर रहे हो। जैसे कि 2003 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगनौत जो थे वो इसके मुख्य अतिथि बनाए गए थे। इसके साथ ही इसमें जो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसमें प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड भी दिया जाता है जो कि प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। और इसमें एक क्विज का भी आयोजन किया जाता है। किस नाम से? भारत को जानिए क्विज। ये 2015-16 में लॉन्च की गई थी। दरअसल इस क्विज का मकसद ये है कि जो विदेश में रहने वाले युवा हैं वो अपनी जड़ों को न सिर्फ पहचाने बल्कि साथ ही ये भी कोशिश की जाती है कि इन युवाओं को उनके मूल देश यानी कि भारत जो है उसके बारे में जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जा सके। अब हालांकि बहुत सारा डायस्पोरा ऐसा है जो इस मेन कन्वेंशन में भागीदार नहीं बन पाता है, इसमें शामिल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो है विदेश मंत्रालय द्वारा एक क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है यानी रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है जो कि अलग अलग देशों में होती है, जिसका मकसद है कि जो इसमें शामिल नहीं हो सके हैं वो
प्रवासी भारतीय भी जो है वो इसमें, वो डायस्पोरा भी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को में शामिल हो सके और इसका लाभ ले सके। अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस की, और जैसे मैंने बताया कि ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। तो जब तक वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वो वहाँ मजदूरों के प्रति हो रहे शोषण और उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे में यहाँ एक शब्द निकलकर सामने आता है, गिरमिटिया। तो गिरमिटिया शब्द दरअसल है क्या? गिरमिटिया ऐसे मजदूरों को कहा जाता था जो दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ दूसरे देशों में इंडेंचर्ड लेबरर्स होते थे, यानी करारबद्ध जो मजदूर होते थे उनको गिरमिटिया कहा जाता था। और ये जो मजदूर थे ब्रिटिश काल में फिजी, दक्षिण अफ्रीका या कैरिबियन देशों में भेजे जाते थे। और इनकी 3 कैटेगरीज होती थी। चीनी मिलों में जो काम करने के लिए होते थे, खास तौर पर दक्षिण भारत से आए मजदूर होते थे। दूसरा, जो कुछ व्यापारी थे, खासकर मेमन मुस्लिम थे। और तीसरा, ऐसे इंडेंचर्ड लेबरर्स जो पहले इंडेंचर्ड लेबरर्स रहे हो और बाद में अपना करार समाप्त होने के बाद अपने परिवार के साथ वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही बस गए, वो इसकी तीसरी कैटेगरी होती थी। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय डायस्पोरा के महत्व की या उसके इम्पोर्टेंस की। तो अगर भारतीय डायस्पोरा की बात करें तो इसे मेनली 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है, NRI, PIO और OCI। NRI क्या होता है? यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये एक ऐसा भारतीय नागरिक होता है जो फाइनेंशियल प्रोसीडिंग ईयर के दौरान 182 दिनों से कम के लिए, कितना, लेस देन कितना, 182 डेज, लेस देन 182 डेज इंडिया में रहा हो, यानी 182 दिनों से कम के लिए भारत में रहा हो, या किसी रोजगार के लिए या किसी बिजनेस के पर्पस से भारत से बाहर चला गया हो या भारत से बाहर रहता हो, या फिर किसी और ऐसे पर्पस से भारत से बाहर चला गया हो जो वहाँ उसके अनलिमिटेड स्टे की इंटेंशन को शो करता हो। तो ये होता है NRI। अब दूसरा क्या है? दूसरा है PIO, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसा प्रवासी भारतीय जो भारतीय मूल का तो है लेकिन उसके पास किसी विदेशी नागरिकता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता हो, तो ये होता है PIO। अब हम बात करें OCI की, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसा विदेशी नागरिक होता है जो 26 जनवरी के बाद या उस 26 जनवरी 1950 के बाद, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद या 50 के बाद किसी समय, या उस समय भारत का नागरिक हो, या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बनने के योग्य हो, वो होता है OCI। अब भारतीय डायस्पोरा की बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के मामले में भारत अभी भी जो है सबसे बड़ा या बहुत बड़ा ओरिजिन है। और इसी के मद्देनज़र अगर हम देखें ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, तो इसके मुताबिक जो भारतीय डायस्पोरा है विदेशों में, उसकी संख्या कितनी है? करीब 17.5 मिलियन जो भारतीय डायस्पोरा है वो विदेशों में है। और इनसे, क्योंकि जाहिर बात है इतनी बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा बाहर है, तो इससे भारत को रेमिटेंसेस भी प्राप्त होते हैं। रेमिटेंसेस क्या? कि जो भारतीय कामगार बाहर है, भारतीय डायस्पोरा बाहर है, वो जो भारत में पैसा भेजता है वो भारत के लिए रेमिटेंसेस हैं। तो इसका शेयर कितना है? लगभग $78.6 बिलियन इसका शेयर है। और इसके अलावा अगर डायस्पोरा के हम एक और इम्पोर्टेंस देखें तो ये कि जो विदेशी संबंध हैं उनके साथ साथ जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसके जो संबंध हैं उनको बनाने में भी इस भारतीय डायस्पोरा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं भारतीय डायस्पोरा पॉलिसी की। तो आज़ादी के बाद से इस पॉलिसी में धीरे धीरे कई बदलाव हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के काल की, तो उस समय जो सरकार थी इनके अधिकारों को लेकर इतनी ज़्यादा संवेदनशील नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारत जो था उस समय गैर हस्तक्षेप की जो नीति है उसका कड़ाई से पालन कर रहा था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में
इस नीति में कुछ बदलाव किए गए और नेशन बिल्डिंग में योगदान देने के लिए जो इंडियन डायस्पोरा है उसको इनवाइट किया गया, यानी कि इन्हें भी अब एक स्टेक होल्डर के रूप में माना गया। और आगे चलकर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में तो इनके लिए एक अलग मंत्रालय का भी गठन कर दिया गया, ताकि जो ये कम्युनिटी है, ये वर्ग है, इससे संबंधित समस्याओं को या उनकी बातों को समझा जा सके आसानी से। इसके अलावा 2015 में एक ई-माइग्रेट एप्लीकेशन सिस्टम भी लॉन्च किया गया। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। तो अगर हम इसको दो आयामों में देखें, यानी अर्थव्यवस्था और राजनीति या विदेशी संबंधों के मामले में देखें, तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो रेमिटेंसेस, अभी हमने रेमिटेंसेस पर बात की कि इनका शेयर कितना ज़्यादा है। रेमिटेंसेस वही है जो मैंने अभी बताया कि जो भारतीय कामगार बाहर रहते हैं वो जब भारत में पैसा भेजते हैं तो वो भारत के लिए रेमिटेंसेस है। और जो भारतीय डायस्पोरा है वो विदेशों में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, काफ़ी समृद्ध स्थिति में है, तो उसका वो भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो ये भारतीय डायस्पोरा एक समृद्ध स्थिति में होने की वजह से उन देशों की लॉबी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इससे भारत के जो हित हैं उनको साधने में आसानी हो सकती है। और पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया में बड़े स्तर पर काम करने के लिए लोग जाते हैं, तो ऐसे में जो भारत के कम स्किल्ड जो मजदूर हैं उनके लिए रोजगार की जो समस्या है वो सुलझाई जा सकती है, वो आसान हो सकती है। अब दूसरा हम बात करें राजनीति की या विदेशी संबंधों की, तो जैसे मैंने बताया कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारतीय डायस्पोरा है, अलग अलग देशों में बड़े बड़े पदों पर हैं। जैसे हमने बात की मॉरिशस के प्रधानमंत्री की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो इस तरीके से जो भारत के जो लोग हैं, भारतीय जो डायस्पोरा है, वो विदेशों में बहुत बड़े बड़े पदों पर है। और इसके अलावा जो यूके और यूएस जैसे जो देश हैं, इनके चुनावों में भी भारतीय डायस्पोरा की एक निर्णायक भूमिका रहती है, क्योंकि जाहिर है वहाँ उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो चुनाव को भी वो प्रभावित करने में सक्षम होती है। इसके अलावा जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसमें भी इसका बड़ा योगदान है। जो भारतीय डायस्पोरा है इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। अब इससे संबंधित चुनौतियों की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो अलग अलग तरह की समस्या है। कैसे? क्योंकि जो भारतीय डायस्पोरा है अलग अलग देशों में है, तो जाहिर है उनकी समस्याएं भी अलग अलग तरीके की हैं। तो भारत को इन अलग अलग देशों से संबंधित भारतीय डायस्पोरा की अलग अलग समस्याओं से का सामना करना पड़ता है, या कई बार कर चुका है, करता रहता है। और हेट क्राइम की घटनाएं किस तरीके से, क्योंकि जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि एंटी ग्लोबलाइजेशन की जो स्थिति है वो बन रही है, तो इसकी वजह से जो भारतीय डायस्पोरा है उसको हेट क्राइम जैसी घटनाएं जो हैं उनका शिकार होना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और भी बहुत जगह पर इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा जो पश्चिम एशिया के जो देश हैं, सीरिया, इराक, यमन वगैरह, इनमें सभी को पता है कि गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं, तो जाहिर है जो वहाँ इंडियन डायस्पोरा है उसको जान माल की हानि का डर रहता है और उसकी क्षति की संभावना बनी रहती है। तो ये भी एक भारत के सामने चुनौती है। और अगर हम अरब देशों की बात करें तो जो कुछ अरब देश हैं उनमें अभी भी कफाला प्रणाली का प्रचलन है। हालांकि सऊदी अरब जो है इस कफाला प्रणाली को ख़त्म कर चुका है, लेकिन क्योंकि ये कफाला प्रणाली जो है ये भारतीय जो कामगार हैं वहाँ पर उनके शोषण का एक बड़ा कारण है। तो इस वजह से ये कफाला प्रणाली जो है ये भी एक चुनौती है भारतीय जो डायस्पोरा है उसके सामने। एक और खालिस्तान मूवमेंट, दरअसल इस मूवमेंट को जो भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं इस तरह के प्रोपेगेंडा को वो बहुत ज़्यादा शय देते हैं, कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, भारत से बाहर रहकर इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है भारत के सामने इस मामले में। अब आज हम ऐसे में आगे की राह नहीं देखेंगे, आज हम जानेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि क्योंकि जैसे खालिस्तान मूवमेंट की हमने बात की और भारत के जो इंडियन डायस्पोरा है वो अलग अलग देशों में है, उसके लिए अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, तो खालिस्तान मूवमेंट जैसी समस्याओं को भी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरीके के लोगों को
भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए, भारत की संस्कृति की तरफ आकर्षित करने के लिए या भारत से जुड़ाव के लिए ज़रूरी है कि एक नई नीति सरकार लेकर आए, इस बात पर काम करे, इस मसले पर काम करे, जिससे कि इस तरीके के एक जो ख़ास वर्ग है उसका भारत से जुड़ाव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दूसरा, जो निवेश और शोध है और विकास है, इसके संबंध में अधिक प्रयास करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ाव हो सके उनका, और इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ निरंतर संपर्क में रहे, जिससे कि जो भारत से उनकी जड़ें हैं वो हमेशा जुड़ी रहें और उनका जुड़ाव हमेशा उससे रहे। अब आज यहाँ क्योंकि हमने निष्कर्ष की अब बात कर ली है, अब रहेगा हमारा प्रश्न। तो आज मैं आपको प्रश्न के साथ छोड़कर जाऊंगी, तो उस प्रश्न की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये मेंस के पर्पस से आपका प्रश्न रहेगा, तो आप प्रश्न नोट कर लीजिए। कूटनीति के स्तर पर भारत को केवल पारंपरिक नीति का ही पालन नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट पावर पॉलिसी संदर्भ में एक सशक्त और बौद्धिक नीति है। इस कथन के आलोक में सॉफ्ट पावर पॉलिसी को बताते हुए भारतीय डायस्पोरा की भूमिका का एक संतुलित परीक्षण करें।